आखिर क्यों जापान में लोग भारत के मुकाबले ज्यादा दिन तक जीते हैं? जापान का रहस्य, जीवन का वो सत्य जो हमसे छुपा है। एक बात सोचो, दो इंसान है, एक यहां है एक वहां है, दोनों के पास दिल है, दोनों के पास सांसें हैं, दोनों के पास एक ही शरीर है, लेकिन एक 84 साल जीता है और दूसरा 70 पर ही चला जाता है। क्यों? यही सवाल है जो आज हम उठाने वाले हैं, और जो जवाब मिलेगा वो शायद तुम्हें हिला दे। जापान एक छोटा सा द्वीप, जहां ना बड़ी बड़ी जमीनें हैं, ना असीमित संसाधन। भूकंप आते हैं, सुनामी आती है, ज्वालामुखी है। प्रकृति ने इस देश को हर तरफ से चुनौती दी है, और फिर भी इस धरती के लोग सबसे ज्यादा जीते। औसत उम्र 84 साल। और भारत हमारी धरती, जहां गंगा बहती है, जहां हजारों साल पुराना आयुर्वेद है, जहां योग का जन्म हुआ, वहां औसत उम्र है 70 साल। 14 साल का फर्क। 14 साल ये कम नहीं है, ये एक पूरी जिंदगी है, एक बच्चे का पूरा बचपन, एक प्रेम कहानी, एक सपने को पूरा करने का वक्त। तो आज हम ये समझेंगे कि जापान ने ऐसा क्या जाना, ऐसा क्या किया, ऐसी कौन सी राह पकड़ी जो हमसे छूट गई। और ये सिर्फ खाने पीने की बात नहीं है, ये सिर्फ दवाई की बात नहीं है, ये बात है उस तरीके की जिससे एक इंसान जीता है, जिस ढंग से वो सुबह उठता है, जिस भाव से वो खाना खाता है, जिस शांति से वो रात सोता है। ये एक पूरे जीवन दर्शन की बात है। पहले एक छोटी सी बात। एक गांव है जापान में, ओकिनावा। इस गांव में 100 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। वहां के बूढ़े लोग खेतों में काम करते हैं, नाचते हैं, हंसते हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियां हैं, लेकिन आंखों में चमक का है। वहां की एक बुजुर्ग महिला से किसी ने पूछा, तुम इतनी लंबी उम्र तक कैसे जीती हो? उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मैं बस जीती हूं। और यही रहस्य है, मैं बस जीती हूं। हम जीते नहीं, हम जीने की कोशिश करते हैं। हम जीते नहीं, हम जीने का नाटक करते हैं। हम जीते नहीं, हम डरते हैं, चिंता करते हैं, भागते हैं। जापान के लोग बस जीते हैं। अब समझो वो पहला रहस्य जो जापान ने जाना और हम भूल गए। इकिगाई, जीने का कारण। जापान में एक शब्द है इकिगाई। इसका कोई सटीक हिंदी अनुवाद नहीं, लेकिन अगर समझाऊं तो वो कारण जिसके लिए तुम हर सुबह उठते हो। हर सुबह जब सूरज उगता है तुम्हारे पास कोई कारण होना चाहिए उठने का, कोई ऐसी चीज जो तुम्हें खींचे, जो तुम्हें कहे उठो, आज तुम्हारी जरूरत है। एक बुजुर्ग जापानी मछुआरे का इकिगाई था रोज सुबह समुद्र में जाना। एक बूढ़ी दादी का इकिगाई था अपने पोते को खाना खिलाना। एक बुजुर्ग माली का इकिगाई था उसका बगीचा। ये बड़ी बड़ी चीजें नहीं, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी चीजों में जीवन छुपा है। और हम सुबह उठते हैं तो पहला काम होता है फोन उठाना। पहली खबर होती है कितने लाइक्स आए। पहली चिंता होती है आज ऑफिस में क्या होगा। पहला डर होता है कल क्या होगा। जापान के लोगों का इकिगाई उन्हें जमीन से जोड़े रखता है। वो जानते हैं कि वो क्यों है, और जो इंसान जानता है कि वो क्यों है, वो बहुत मुश्किल से मरता है, वो जीता है पूरी तरह। एक शोध हुआ था जापान में, जिन लोगों का कोई स्पष्ट इकिगाई था उनकी उम्र उन लोगों से औसतन 7 साल ज्यादा थी। जिनका कोई इकिगाई नहीं था, 7 साल, सिर्फ इसलिए कि उनके पास जीने का एक कारण था। तो आज की रात जब तुम सोने जाओ, एक सवाल पूछना खुद से, मेरा इकिगाई क्या है? मैं कल सुबह किस लिए उठूंगा? अगर जवाब ना आए तो समझ जाओ कि जिंदगी कहीं खो गई है। अब आते हैं उस चीज पर जो शायद सबसे पहले दिमाग में आती है जब जापान का नाम लेते हैं, खाना। लेकिन यह बात सिर्फ इस बारे में नहीं है कि वो क्या खाते हैं, बल्कि इस बारे में है कि वो कैसे खाते हैं। जापान में एक कहावत है, हारा हाचीबू। इसका मतलब है पेट को 80% भरो, सिर्फ 80%। जब भूख मिटने लगे रुक जाओ, जब शरीर कहे बस मान लो। हम क्या करते? हम तब तक खाते हैं जब तक थाली खाली न हो। हम तब तक खाते हैं जब तक पेट फट न जाए। हम खाना खाते नहीं, हम खाना ठूंसते, और फिर कहते हैं बीमारी क्यों आती है। जापान के वैज्ञानिकों ने पाया कि जब तुम पेट को पूरा भर लेते हो तो शरीर की ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ खाना पचाने में लग जाता है। कोशिकाओं की मरम्मत नहीं होती, नई ऊर्जा नहीं बनती, शरीर थकता रहता है। लेकिन जब तुम थोड़ा कम खाते हो
शरीर के पास वक्त होता है, वो अपनी कोशिकाओं को ठीक करता है, पुरानी टूटी फूटी कोशिकाओं को हटाता है, नई बनाता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में ऑटोफेजी कहते हैं। और इसी खोज के लिए एक जापानी वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था। तुम्हारा शरीर खुद को ठीक कर सकता है अगर तुम उसे मौका दो, लेकिन हम उसे मौका नहीं देते। हम उसे दिन रात खाने में व्यस्त रखते हैं। और खाने में क्या खाते हैं? समुद्री खाना, मछली, हरी सब्जियां, किण्वित खाना जैसे मिसो, नाटो, चाय, हरी चाय। लेकिन यह सूची नहीं है, यह एक दर्शन है। जापान में खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाया जाता, खाना एक अनुभव है। खाने से पहले वो कहते हैं इतादाकिमास, जिसका मतलब है मैं इस जीवन को ग्रहण करता हूं। हर खाने में कृतज्ञता है। और हम खाते वक्त टीवी देखते हैं, फोन देखते हैं, बातें करते हैं। खाना तो बस मुंह में जा रहा है, लेकिन हम वहां हैं ही नहीं। खाना खाते वक्त वहां रहो, उस खाने को महसूस करो, उसे देखो, उसे सूंघो, उसे चबाओ। यही ध्यान है, यही जीवन है। अब एक बात जो शायद कोई नहीं कहता, लेकिन जो सबसे जरूरी है, रिश्ते। जापान में एक अवधारणा है मोयाई। इसका मतलब है साथ मिलकर काम करना, एक दूसरे का सहारा बनना। ओकिनावा में मोआई होते हैं, यानी छोटे छोटे समूह, 5-10 लोग जो जीवन भर साथ रहते हैं। जब किसी पर मुसीबत आती है बाकी सब वहां होते हैं। जब कोई बीमार पड़ता है दूसरे उसकी देखभाल करते हैं। इन लोगों को अकेलापन नहीं होता। और यह बहुत बड़ी बात है। आधुनिक विज्ञान कहता है अकेलापन उतना ही खतरनाक है जितना रोज 15 सिगरेट पीना। 15 सिगरेट रोज। अकेलापन शरीर को अंदर से जलाता है, तनाव के हार्मोन छोड़ता है, दिल को कमजोर करता है, याददाश्त को छीन लेता है। और हमारे यहां हम शहरों में चले आए, परिवार से दूर, पड़ोसियों से अनजान, दोस्त सिर्फ फोन में, रिश्ते सिर्फ सोशल मीडिया पर। हम भीड़ में हैं लेकिन अकेले हैं। जापान ने जाना कि इंसान अकेले नहीं जी सकता। इंसान को इंसान चाहिए, असली, जो छू सके, जो सुन सके, जो हाथ थाम सके। और जिनके पास ऐसे इंसान हैं वो ज्यादा जीते हैं। बस इतनी सी बात। अब एक ऐसी चीज के बारे में बात करो जो जापान में बचपन से सिखाई जाती है और हमारे यहां शायद भूल गई है, चलना। जापान में लोग चलते हैं रोज, बहुत। ट्रेन स्टेशन तक चलते हैं, बाजार तक चलते हैं, काम से वापस चलते हैं। एक औसत जापानी नागरिक दिन में 7 से 10 कदम चलता है। और हम गाड़ी में बैठते हैं, ऑटो में बैठते हैं, लिफ्ट में जाते हैं और फिर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पूरा दिन बैठे रहते हैं। और जानते हो, शोध कहते हैं कि लगातार बैठे रहना धूम्रपान जितना खतरनाक है, इसे सिटिंग डिजीज कहा जाता है। हम बीमार हो रहे हैं बैठे बैठे। जापान के बूढ़े लोग 80-90 साल की उम्र में अपने घर की सफाई खुद करते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, बगीचे में काम करते हैं। शरीर को काम दो, वो काम करता रहेगा। शरीर को आराम दो, वो आराम करना शुरू कर देगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब वो उठना ही बंद कर देगा। एक और बात, और ये बात थोड़ी गहरी है। जापान में शिनरिन योकू है। इसका मतलब है जंगल स्नान, वन में जाना, पेड़ों के बीच बैठना, हवा सुनना, पत्तों को देखना, मिट्टी की गंध लेना। बस यही, कुछ करना नहीं, बस वहां होना। जापान में ये एक चिकित्सा है। डॉक्टर लिखते हैं जाओ जंगल में बैठो, और इसके परिणाम रक्तचाप कम होता है, तनाव के हार्मोन घटते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पेड़ों से एक रासायनिक पदार्थ निकलता है, फाइटोसाइट। ये हवा में होता है। जब तुम जंगल में होते हो तुम ये सांस के साथ लेते हो, और ये तुम्हारे शरीर में जाकर उन कोशिकाओं को सक्रिय करता है जो बीमारियों से लड़ती हैं। पेड़ तुम्हें ठीक करते हैं। लेकिन हमने पेड़ काट दिए, हमने जंगल उजाड़ दिए, हमने सीमेंट की दुनिया बना ली, और अब उसी दुनिया में बीमार पड़े। हमारे पास तो हजारों सालों से ये ज्ञान था। हमारे ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, वो पेड़ों को पूजते थे, वो नदियों को मां कहते थे, क्योंकि वो जानते थे ये सब जीवन है। और हमने उस ज्ञान को पुराना कहकर छोड़ दिया। अब बात करते हैं उस चीज की जो जापान में सबसे गहरी है, नींद। जापान के लोग नींद को गंभीरता से लेते हैं। वो सोते हैं, सचमुच सोते हैं। और
हम रात को फोन देखते हैं, सीरीज देखते हैं, रील्स देखते हैं और फिर अधूरी नींद के साथ उठते हैं और दिन भर थके रहते हैं। नींद के दौरान तुम्हारा दिमाग एक काम करता है, वो खुद को साफ करता है। ग्लिम्फेटिक सिस्टम सक्रिय होता है जो दिमाग में जमा विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। जो लोग नींद नहीं लेते उनके दिमाग में ये विषैले पदार्थ जमा होते रहते हैं और ये अल्जाइमर जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। जब तुम सोते हो तुम्हारा शरीर बीमारियों से लड़ता है, घाव भरता है, हार्मोन संतुलित होते हैं, यादें पक्की होती हैं। नींद इलाज है, मुफ्त इलाज, लेकिन हम उसे भी बर्बाद कर रहे हैं। जापान के बुजुर्ग लोग वो रात को जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते, नींद पूरी होती है और उनकी उम्र लंबी होती है। अब एक बात जो मुझे बताना है वो थोड़ी अलग है। जापान में काइजन है, इसका मतलब है हर दिन थोड़ा बेहतर होना, बड़े बदलाव नहीं, छोटे छोटे सुधार। आज एक सब्जी ज्यादा खाई, कल 10 मिनट पैदल चला, परसों 5 मिनट चुप बैठा। ये छोटे छोटे बदलाव वक्त के साथ एक बड़ा फर्क बनाते हैं। हम क्या करते हैं, हम बड़े संकल्प लेते हैं, कल से जिम जाऊंगा, कल से डाइट करूंगा, कल से जल्दी उठूंगा, और कल कभी नहीं आता। जापान कहता है आज, अभी, थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा मिलकर एक लंबी जिंदगी बन जाती है। लेकिन एक बात है जो मैंने अभी तक नहीं कही, और यह शायद सबसे जरूरी बात है। मन, जापान में तनाव कम है और इसकी एक बहुत गहरी वजह है, वो वर्तमान में जीते हैं। इची गो इची ए, एक जापानी अवधारणा। इसका मतलब है यह क्षण केवल एक बार, यह मुलाकात, यह पल, यह सांस फिर कभी नहीं आएगी, इसलिए इसे जियो पूरी तरह। चाय पी रहे हो चाय पियो, बच्चे से बात कर रहे हो बात करो, खाना खा रहे हो खाओ, पूरी तरह बिना बांटे। हम क्या करते हैं, हम खाते वक्त कल की चिंता करते हैं, सोते वक्त कल का हिसाब लगाते हैं, किसी से मिलते वक्त फोन देखते हैं। हम कहीं भी नहीं होते पूरी तरह, और जो इंसान कहीं भी पूरी तरह नहीं होता वो जीवन को छूता नहीं, जीवन उसके पास से गुजर जाता है। अब एक बहुत जरूरी बात जो डॉक्टर भी कहते हैं लेकिन हम सुनते नहीं, तनाव यही सबसे बड़ा हत्यारा है और इसका भारत में बहुत बड़ा असर है। हमारे यहाँ तनाव बहुत है, बेरोजगारी का तनाव, परिवार का तनाव, समाज का तनाव। क्या सोचेंगे लोग इसका तनाव। तनाव में कॉर्टिजोल नाम का हार्मोन निकलता है, थोड़े वक्त के लिए ये जरूरी है, लेकिन अगर ये हमेशा बनता रहे तो यही हार्मोन दिल को कमजोर करता है, शुगर बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटाता है, तनाव शरीर को अंदर से खाता है। और जापान में भी तनाव है, वहां भी काम का बोझ है, लेकिन वहां मां है एक अवधारणा जो कहती है कि कुछ चीजें नियंत्रण से बाहर हैं और उन्हें छोड़ देना चाहिए। वहां वाबी साबी है, अपूर्णता को स्वीकार करना। यह जीवन अपूर्ण है, तुम अपूर्ण हो और यही सुंदर है। हम अपूर्णता से लड़ते हैं, हम खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश में थके जाते हैं। जापान उसे स्वीकार करता है और स्वीकार करने में एक अजीब शांति है। अब एक बात जो शायद चौंकाएगी, जापान में लोग रिटायर नहीं होते, मतलब काम बंद नहीं करते, काम बदलते हैं। एक डॉक्टर 70 साल की उम्र में बागवानी करता है, एक इंजीनियर 75 की उम्र में बच्चों को गणित पढ़ाता है, एक दुकानदार 80 की उम्र में अपनी दुकान पर बैठता है। वो रुकते नहीं, क्योंकि जब इंसान रुकता है शरीर भी रुकने लगता है। जिस दिन तुमने सोचा बस अब सब हो गया, उस दिन से शरीर भी धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है। जापान के बुजुर्ग जानते हैं जीवन का मतलब है गति, चाहे वो छोटी हो, एक छोटा सा काम, एक छोटी सी जिम्मेदारी, एक छोटा सा उद्देश्य, यही काफी है। अब आते हैं उस बात पर जो सबसे कम बोली जाती है लेकिन सबसे गहरी है, पानी, साफ पानी। जापान में पानी की गुणवत्ता दुनिया में सबसे बेहतर है, और भारत में हम जानते हैं गंदे पानी से बीमारियां आती हैं, शरीर में जहर जमा होता है, किडनी थकती है, लिवर थकता है। और ये सिर्फ गांव की बात नहीं है, शहरों में भी पाइपों में जंग है, पाइपों में गंदगी है। जापान ने अपने बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया, साफ पानी, साफ हवा, साफ सड़कें, और इसका असर उनकी उम्र पर पड़ा। एक और बात जो हम भूल गए, प्रकृति का चक्र। जापान के लोग मौसम के साथ जीते हैं, वसंत में हल्का खाते हैं, गर्मी में ताजा और ठंडा खाते हैं,
सर्दी में गर्म और पोषण से भरपूर खाते हैं। प्रकृति का हर मौसम एक संदेश लेकर आता है और वो उस संदेश को सुनते हैं। हम हर मौसम में एक जैसा खाते हैं। एसी में सर्दी में बैठते हैं, गर्मी में भी हैवी खाना खाते हैं। हमने प्रकृति से अपना संबंध तोड़ लिया है और जब इंसान प्रकृति से टूट जाता है तो वो बीमार हो जाता है। ये आयुर्वेद भी कहता है, ये योग भी कहता है, ये जापान का ज्ञान भी कहता है, प्रकृति से जुड़ो। अब एक ऐसी बात जो शायद तुमने कभी सोची नहीं, जापान में ओनसेन है, प्राकृतिक गर्म पानी के स्रोत। जापान के लोग हफ्ते में कई बार इसमें बैठते हैं। गर्म पानी में बैठने से रक्त संचार बेहतर होता है, मांसपेशियां ढीली होती हैं, तनाव घुल जाता है। और हमारे यहाँ भी गर्म पानी से नहाने की परंपरा थी। औषधीय जड़ी बूटियां डालकर, नीम, हल्दी, तुलसी, लेकिन हमने वो छोड़ दिया। हम जल्दी में शावर लो, 2 मिनट निकलो। जापान में नहाना एक रिचुअल है, एक ध्यान, एक विश्राम। उनके लिए नहाना जीवन का हिस्सा है और इस रिचुअल में वो खुद को नवीनीकृत करते हैं हर दिन। और अब आती है वो बात जो सबसे गहरी है, जो शायद सब कुछ बदल दे, मृत्यु को स्वीकार करना। जापान में मृत्यु से नहीं डरते, वो मृत्यु को जीवन का हिस्सा मानते हैं। मोनोनो अवारे, ये एक जापानी अवधारणा है। इसका मतलब है सब कुछ नश्वर है और इसीलिए सुंदर है। चेरी के फूल सकुरा इसीलिए जापान में इतने पूजे जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ 1 हफ्ते खिलते हैं और फिर झड़ जाते हैं। अगर वो हमेशा रहते तो उनकी कोई कीमत ना होती। जापान सिखाता है जीवन की सुंदरता उसकी क्षण भंगुरता में है, और जो इंसान मृत्यु से नहीं डरता वो जीवन को पूरी तरह जीता है। हम मृत्यु से इतना डरते हैं कि जिंदगी से भी डरने लगते हैं, नई चीजें करने से डरते हैं, प्रेम करने से डरते हैं, सपने देखने से डरते हैं। डर में जीना नहीं। जो मृत्यु को जान लेता है वो जीवन को जान लेता है। अब जरा ठहरो। अब तक जो बातें हुई, इकिगाई, कम खाना, चलना, जंगल, नींद, रिश्ते, वर्तमान में जीना, ये सब अलग अलग नहीं है। ये सब एक ही बात के अलग अलग रूप हैं और वो बात है जागरूकता। जापान के लोग जागरूक हैं। वो जानते हैं कि वो क्या खा रहे हैं, वो जानते हैं कि वो क्यों जी रहे हैं, वो जानते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। और हम बेहोश हैं। हम खाते हैं बिना सोचे, हम जीते हैं बिना पूछे क्यों, हम सोचते हैं बिना देखे कि क्या सोच रहे हैं। बेहोशी में जीना बीमारी है, जागरूकता दवा है। एक बात और, जापान में जैन है। जैन बौद्ध धर्म की एक शाखा है, लेकिन जैन से ज्यादा ये एक तरीका है जीने का। जैन कहता है एक काम करो, पूरी तरह चाय बना रहे हो बस चाय बनाओ, रास्ता साफ कर रहे हो बस वही करो, खाना पका रहे हो पूरा ध्यान वहां। चाय की रस्म जापान में, वो सिर्फ चाय नहीं पीते, वो एक पूरा अनुभव करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट बस उसमें, और उस 5 मिनट में वो पूरी तरह जीते हैं। हम पूरे दिन में कितना जीते हैं, शायद एक पल भी नहीं। भारत और जापान की तुलना करें तो एक और बात दिखती है। भारत में हम डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब बीमार हो जाते हैं, जापान में वो डॉक्टर के पास जाते हैं जब स्वस्थ होते हैं, ताकि बीमार न पड़े। नियमित जांच जापान में एक संस्कृति है। हर साल शरीर की जांच, हर साल ये देखना कि कुछ बदल तो नहीं रहा, और बीमारी शुरुआत में पकड़ी जाए तो इलाज आसान है। हम तब डॉक्टर के पास जाते हैं जब दर्द असहनीय हो जाता है, जब शरीर चिल्ला चिल्ला कर कहता है अब नहीं, और तब बहुत देर हो जाती है। अपने शरीर को सुनो, वो बहुत पहले बोलता है, बहुत धीमे से। थोड़ी थकान, थोड़ा दर्द, थोड़ी बेचैनी, ये सब संकेत है, उन्हें अनदेखा मत करो। अब आते हैं एक और गहरी बात पर। भारत में दूह को दबाने की आदत है, मत रो, मर्द रोते नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इतनी छोटी बात पर हम भावनाओं को दबाते हैं, और दबी हुई भावनाएं वो जाती नहीं, वो अंदर बैठ जाती हैं और शरीर में बीमारी बन जाती है। दबा हुआ गुस्सा लिवर पर असर करता है, दबा हुआ दुहक दिल पर असर करता है, दबा हुआ डर रोग प्रतिरोधक क्षमता घटाता है। जापान में रोने की अनुमति है, दुखी होने की अनुमति है, महसूस करने की अनुमति है। वो भावनाओं को बहने देते हैं, और जो बह जाता है वो जमा नहीं होता। आज से अपनी भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें महसूस करो, उन्हें स्वीकार करो। रोना हो रो लो, गुस्सा हो
उसे किसी स्वस्थ तरीके से बाहर करो, डर लगे उसे देखो, यही मुक्ति है।